अलग ही पैटर्न होता है ना। एक कॉन्सेप्ट आता है जिस कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि जीएसटी के रेट्स को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए हम यूज किसका करेंगे, यूज करने के लिए हम एक पैटर्न यूज करेंगे जिस पैटर्न के बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। अब इसका पैटर्न देख लीजिए किस पैटर्न पे ये काम होता है। अगर मैं जीएसटी रेट असाइनमेंट की बात करूं तो जीएसटी का जो रेट असाइनमेंट होता है वो फर्स्ट होता है कंपनी लेवल पे। आपने जब पहले कंपनी बनाई थी और F11 F3 प्रेस किया था, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आया था सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स का, है ना। सो सबसे पहला आपका डिफाइनिंग कहाँ पे होगा, कंपनी लेवल का। आफ्टर कंपनी लेवल आप क्या करते हो, स्टॉक ग्रुप लेवल पे इसे डिफाइन करते हो। स्टॉक ग्रुप के बाद सब ग्रुप आपके पास ऑप्शन में आता है, और ये जितने लेवल्स लिखे हैं ना, इन लेवल्स पे आप अपने रेट को कहीं पे भी चेंज करते जाओगे। सबसे लास्ट लेवल जहां पे आएगा वो सबसे लोवेस्ट होगा कि जिसकी चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कंपनी लेवल, स्टॉक ग्रुप एंड सब ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक आइटम। इनकेस स्टॉक आइटम पे नहीं है तो यहाँ पे आप लेजर ग्रुप पे भी ये काम कर सकते हो। लेजर ग्रुप के बाद आप लेजर पे दे सकते हो, और अगर आपने लेजर पे भी नहीं दिया है तो आप ट्रांजैक्शन लेवल पे भी आके ये ट्रांजैक्शन लेवल या ट्रांजैक्शन वाउचर में भी ये रेट दे सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली आपके पास इतने लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स पे आप क्या करते हैं, अपने जीएसटी के रेट्स को डिफाइन करते हैं। ये 7 लेवल्स हैं आपके, नोट हो गया होगा आपका इसी पैटर्न पे ये डेटा। नेक्स्ट इसके आगे मूव करेंगे और अब हम असाइन करेंगे। तो पहला तो हमारा ये है कि डिफाइनिंग टैक्स रेट एट जीएसटी ट्रांजैक्शन लेवल। अगर जीएसटी का जो रेट फॉलो हो रहा है हम उसे चेंज करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन लेवल में हम इसे कैसे चेंज करेंगे। ट्रांजैक्शन लेवल में इस वर्किंग को करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है मॉडिफिकेशन ऑफ वाउचर का, ठीक है। तो सेटिंग्स नोट कर लीजिए, आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स, परचेज या सेल वाउचर पे जाके आप F12 प्रेस करेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना नोट करिएगा, 1 2 3 कोई। हाँ ये ट्रांजैक्शन लेवल पे है। मॉडिफिकेशन हमें वाउचर में करना पड़ेगा, और वाउचर में कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो F12 काम आता है, ना कि F11, है ना। F11 सिर्फ आपके फीचर को एक्टिव और डीएक्टिव करता है। नोट हो गया होगा ये। ओके, सो बेसिकली हम आगे मूव करते हैं अभी और बिल बनाएंगे। बिल बनाने के लिए हमें ट्रांजेक्शन्स दिया गया है कुछ इस वे में। ये है हमारा ट्रांजेक्शन जिसे हमें रिकॉर्ड करना है, और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे इसके पहले का टॉपिक हुआ नहीं है हमारा। लास्ट हमने इंक्लूसिव कराया था ना, इंक्लूसिव के बाद मैंने कुछ नहीं कराया आप लोगों को, शायद यहाँ से कराना था मैंने, वहां से कराया। कोई नहीं, ट्रांजेक्शन लेवल कर लेते हैं उसके बाद आगे करते हैं। ओके, क्वेश्चन है मुक्ता ट्रेडर्स ने इंपोर्ट किया है 100 बॉटल्स ऑफ घी फ्रॉम रिटेलर फ्रॉम बेंगलुरु बाय कैश, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमें मुक्ता ट्रेडर्स ने जो इंपोर्ट किया है घी को वो कैश में किया है। हम टैली ओपन कर लेते हैं।
F9 ट्रांजैक्शन हमें दिया गया है इम्पोर्टेड यानी कि सेल्स का। ट्रांजैक्शन हम करेंगे परचेज का और कैश परचेज करना है हमें। सो 01 पार्टी कैश। देखिए जब भी पार्टी कैश होगी तो प्रॉब्लम ये आती है कि इससे टैक्स चार्ज नहीं होता है। टैक्स चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टैक्स चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सप्लायर का डेटा डालना है। सप्लायर का डेटा अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस तो डाल ही सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये बेंगलुरु से है। एड्रेस बेंगलुरु कर्नाटका का है और ये पर्सन हमारे रेगुलर बेसिस पे रजिस्टर्ड है। और इसका एक जीएसटीआईएन नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसा कि आपको पता है कि परचेज में जीएसटीआईएन नंबर का कोई रोल नहीं होता है रिपोर्ट को पब्लिश करने में। इसका जो रोल रिपोर्ट पब्लिशिंग में आता है वो सेल्स ट्रांजेक्शन में आता है, मतलब जीएसटीआर 1 में आता है। जीएसटीआर 2 में आप कोई जीएसटी नंबर कुछ भी डाल दे वो एक्सेप्ट करके उसकी रिपोर्ट को पब्लिश कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, ना कि कोई बिल बना रहे हैं। बिल हम तब बनाते हैं जब हम सेल्स कर रहे होते हैं। ठीक है, परचेज लेजर हम देंगे ऑल सी घी और ऑल सी, ये हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स क्वांटिटीज एडेड यस, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल यस, टाइप हम इसका देंगे टैक्सेबल और रेट देंगे हम इसमें 18% का। ठीक है, एनओएस एनएक्स। क्वांटिटी हमने कितने बॉटल्स, ओके एक चीज और चेंज करनी है मुझे इसमें बॉटल्स दी गई है। ये हो गया बीटीएल बॉटल्स। इंटर क्वांटिटी हमने परचेज की है 100 पीसेस 500 रुपीज से। अब देखिए अगर मैं इसका भी जीएसटी आपको शो करूं तो इस पे जो जीएसटी ऑल्ट ए डिफाइन करके देगा वो हमें देगा 4500 रुपीज की। क्यों? क्योंकि 50,000 का बिल है, 50,000 पे 9% रेट जो हम चार्ज करेंगे तो वो 4500 ही आएगा। लेकिन जो ट्रांजैक्शन बुक में दिया गया है उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे यहाँ पे जो जीएसटी चार्ज की गई है वो चार्ज की गई है 2400 रुपीज की। ठीक है, ये ऐसा क्यों है पहले ये समझ लीजिए। बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन आपको चार्जिंग में दिखाया गया है उसमें हमने बिल्स का जो रेट है, करंट रेट 18% चार्ज हो रहा है, हमें मॉडिफाई करके उसको क्या कर देना है 12% कर देना। ठीक है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू को हमें मॉडिफाई करके क्या कर देना है 40,000 कर देना। मॉडिफिकेशन किसी भी स्टेप्स पे हो सकता है, मतलब आप रेट को भी चेंज कर सकते हैं, अमाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो पार्शियल टैक्सेबिलिटी भी रखी गई है और चेंजिंग ऑफ टैक्स भी रखा गया है। ठीक है, आते हैं अब बैक करेंगे और सबसे पहले F12 प्रेस करेंगे। आपने जो सेटिंग्स लिखी है उस सेटिंग में आपने मॉडिफिकेशन को यस करने के लिए कहा है। यही तो सेटिंग आपने 1 2 3 पॉइंट्स की लिखी है कि मॉडिफिकेशन को बस यस कर दीजिए, आपके पास ये सारी एक्सेस आ जाएंगी चेंज करने की। अब हमने एंटर किया परचेज कैश परचेज, यहाँ पे मॉडिफिकेशन स्क्रीन आ गई। ठीक है, क्लासिफिकेशन नेचर क्या है, ये हमारा परचेज टैक्सेबल है तो हमने परचेज टैक्सेबल लिया। अगेन भी और एक और पॉइंट, यहाँ पे भी आप F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करके आपको यहाँ पे यस कर देना है ओवरराइड असेसेबल वैल्यू। ये आई थिंक आप लोगों ने नहीं लिखा है। तो जब आपके पास मॉडिफिकेशन की स्क्रीन आएगी तो आपको असेसेबल वैल्यू को चेंज करना है और ओवरराइड टैक्स रेट को चेंज करना है, तभी आपको टैक्स ओवरराइड और वैल्यू ओवरराइडिंग मिलेगी। पहले देख लो फिर इसको लिखवा देती हूँ। अब परचेज टैक्सेबल में जो नया रेट है वो मेरा 12% का रेट है। जीएसटी का ये ट्रांजेक्शन 18% फॉलो कर रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये 12% हो गया। ठीक है, अगेन हमने घी दिया 50,000 का, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू आई और अब रेट को असेस करने की या एक्सेस हमारे पास आ गई है चेंज करने की। 50,000 रुपए इसने बताया कि टैक्सेबिलिटी अमाउंट कितनी है 50 की है, बट हमें कितना चाहिए था 40 चाहिए था।
इन्होंने बोला कि मॉडिफाई करके उस अमाउंट को 40 कर दीजिए, हमने 40 कर दिया है। अब हम ऑल्ट ए पे ऑल्ट F1 चेक करेंगे, ठीक है, सही आ रही है वैल्यू, यही चाहिए थी। और देखिए यहाँ पे एक स्टार बनाया गया है, लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, इस बार स्टार है और उस स्टार का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि वैल्यू ओवरराइड किया गया है यूजर के थ्रू, मतलब जो पर्सन टैक्स का ये बिल बना रहा था उस पर्सन ने इस वैल्यू को चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज को हम ओवरराइड कर सकते हैं। और अब यहाँ अगर मैं CGST अप्लाई करूंगी तो वही अमाउंट आएगी जो अमाउंट मेरी कैलकुलेट हुई। पॉइंट समझ में आया? एक बार इसको नोट कर लीजिए और फिर से एक बार हम ये करा देंगे, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ये, है ना। आपको इसके बाद जाना है परचेज में, GST क्लासिफिकेशन स्क्रीन पे लिखिएगा ऑन परचेज वाउचर, ऑन परचेज वाउचर प्रेस F12, ठीक है। परचेज वाउचर प्रेस F12, अलाउ मॉडिफिकेशन टू GSTS, ये पॉइंट ऐसे ही लिखिएगा जैसे लिखा रहे, अलाउ मॉडिफिकेशन of tax detail for GST, yes, then accept, then accept, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए असाइन परचेज लेजर इन परचेज वाउचर, असाइन परचेज लेजर इन परचेज वाउचर, असाइन परचेज लेजर, परचेज का लेजर जैसे ही आप असाइन करेंगे परचेज वाउचर पे वैसे ही आपको एक मॉडिफिकेशन स्ट्रिंग मिलेगी, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन टाइप पूछा जाएगा। असाइन परचेज लेजर इन परचेज वाउचर, ठीक है। यू विल वी विल गेट द, यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल गेट द GST क्लासिफिकेशन स्क्रीन, वी विल गेट द GST क्लासिफिकेशन स्क्रीन। GST क्लासिफिकेशन स्क्रीन जब आपको मिलेगा okay, we will get the GST classification screen. On this screen, press F12. या ये लिख लीजिए क्लिक F12 कॉन्फ़िगरेशन। हो गया ये, ओके। सो नेक्स्ट लिखेंगे सेलेक्ट क्लासिफिकेशन नेचर, सेलेक्ट क्लासिफिकेशन नेचर एज परचेज टैक्सेबल। हेलो,
हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। बच्चा मैम अभी आई नहीं है, आ जाए तो फिर मैं आपसे पूछ के बता देती हूँ। अच्छा, एक बार आप के पास नंबर है मैम का, एचआर मैम का? तो एक बार आप, हाँ एक बार उनसे कॉल कर लीजिए, बिकॉज वो अभी आई नहीं है। मैं आएंगी तब इन्फॉर्म करूंगी, तो पता नहीं आप टाइमली पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, है ना? तो हाँ हाँ, 1:30 से क्लास की टाइमिंग्स है। ठीक है। ठीक है, आप एक बार डिस्कस कर लो मैम से, है ना? ओके। सो बेसिकली नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन नेचर एज परचेज टैक्सेबल डालना है। उसके बाद आपको 12% का सेंट्रल टैक्स और यहाँ पे मेंशन कर देना, जैसा कि दिखाया गया है। यही हमने सेम प्रोसेस में भी लिया है, नोट कर लीजिए इसे। और इसके बाद नेक्स्ट एक और वर्किंग आपकी बचेगी। 10th और 11th। नोट हो गया ये? इसके बाद आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए जीएसटी क्लासिफिकेशन स्क्रिप्ट पे, इसे एक्सेप्ट कराएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर मॉडिफिकेशन टैक्सेबल वैल्यू या फॉर मॉडिफिकेशन इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू, ये लिख लीजिए कंट्रोल ए। आफ्टर दैट लिखिएगा फॉर मॉडिफिकेशन इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू। फॉर मॉडिफाइड टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखना है? For modified taxable value, enter the value, enter the value after entering transaction details। आपको ये ट्रांजेक्शन डिटेल्स के बाद ही आपको ये रिसीव होगा। ठीक है, एक बार हम सेम बिल फिर से बना देते हैं। कंट्रोल ए, देखिए आप पूरे टॉपिक को एक बार फिर से देख लीजिए। हमें कैश में ट्रांजेक्शन करना है। कैश में ट्रांजेक्शन करने के लिए कैश की जो बिलिंग होती है वो अनरजिस्टर्ड पे होती है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल बताएंगे कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो किस स्टेट से हो रहा है। ये हमने दिया, ये हमारा कर्नाटका है एंड पर्सन रेगुलर है। ठीक है, यहाँ पे जीएसटीएन नंबर दिया, ट्रांजेक्शन में परचेज एंटर किया। जैसे ही आप परचेज एंटर करेंगे आपके पास टैक्स की क्लासिफिकेशन डिटेल आएगी, जहां पे आपको फिल करना होगा कि ये परचेज टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन को दिया परचेज टैक्सेबल।
फिर हमने अपना नया रेट दिया 12%, 6%, 5%, जो भी नया रेट है। अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, वो रेट आपने मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट आपने अपने ट्रांजेक्शन, अभी आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं आई है, इसके बाद आपने ट्रांजेक्शन डिटेल फिल की। लाइक हमने यहाँ पे घी फिल किया, और घी का जो ट्रांजेक्शन डिटेल है वो मेन लोकेशन में क्वांटिटी लाइक हमने 12 पीसेस लिया, और जैसे ही ये वैल्यू आएगी, इस पूरे ट्रांजेक्शन वैल्यू को एंटर करने के बाद ही आपके पास एक अमाउंट इंटरनिंग डिटेल्स आएंगी कि आप उसे चेंज करना चाहते हो। अब आप इसे 5,000 पे भी लगा सकते हो, 7,000 पे भी लगा सकते हो। जो भी वैल्यू आप वहां लिख दोगे उस पे आपका जीएसटी बन के आ जाएगा, जो नया रेट है उससे। ठीक है, इतना करना होता है। एक मास्टर एंड ट्रांजेक्शन लेवल। ठीक है, टॉपिक डालिए जीएसटी रेट एट स्टॉक ग्रुप लेवल। और जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी को आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉक ग्रुप पे रेट डिफाइन कर सकते हो जीएसटी में। स्टॉक ग्रुप पे रेट डिफाइनिंग का मतलब होता है कि जैसे इस ट्रांजेक्शन में हमें बताया गया कि आपको दो ग्रुप्स बनाने हैं, एक डेयरी प्रोडक्ट्स के, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स के। डेयरी प्रोडक्ट्स का जो रेट होगा वो 18% होगा, जबकि नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स की जो रेट डिफाइनिंग की जाएंगी वो 12% पे की जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद हम एक कॉम्बो बिल बनाएंगे। कॉम्बो बिल बनाने का मतलब ये है कि एक ही बिल में एक से ज्यादा जीएसटी रेट्स के प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे। अभी तक हम जब भी बिल बनाते थे तो बिल में एक ही रेट का जीएसटी होता था, मतलब आपने घी सेल किया तो घी में रेट 18% लगा। अब दो प्रोडक्ट लेके आ जाए, लाइक घी हो गया और कॉर्नफ्लेक्स हो गया, तो घी का रेट अलग हो गया, कॉर्नफ्लेक्स का रेट अलग हो गया। तो अब जब इस तरह की बिलिंग्स होती है, इन बिलिंग्स को हमें चेक करना है। तो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स का रेट इन्होंने दिया हुआ है 18 और इसका दिया है 12। सो हम दो ग्रुप बना लेते हैं। इसके लिए हम आएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, इन्वेंट्री इन्फो के बाद स्टॉक ग्रुप्स एंड क्रिएट। यहाँ पे हम बना लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, नॉन डेयरी वाला। नॉन डेयरी में हमारा रेट है 12, रेट 12%। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना, सेट ऑल्टर जी जहाँ पे भी रेट देना है वहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स की हेडिंग को यस करो और रेट दे दो, सिर्फ इतना करना। एक्सेप्ट रैक कर लीजिए, और यहाँ पे आ गया आपका स्टॉक ग्रुप। अभी हमारे पास दो स्टॉक ग्रुप है, एक डेयरी प्रोडक्ट्स के, एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स के। अब इन स्टॉक ग्रुप्स के अंदर हमें क्या करना है, स्टॉक आइटम्स बनाना है। तो हमें बहुत सारे स्टॉक आइटम्स बनाने हैं, तो हम मल्टीपल में ही बना देते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप एंड ऑल आइटम्स। अब इसमें आइटम्स कौन कौन से बनाने हैं, तो आइटम्स में हमें बनाना है डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज है, घी है, okay. हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स में आएगा बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, और बटर की यूनिट क्या हो जाएगी, नहीं डिफाइन किया गया। पैकेट्स ले लें, ऑल सी पीकेटी पैकेट्स। इसी तरह से बटर के बाद हो गया आपका नेक्स्ट चीज। घी ऑलरेडी हमने बना लिया था, ये भी डेयरी हो गया, और इसे हम एनओएस पे ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स। शुगर नॉन डेयरी and also kg, kilogram, kilograms. Cornflakes, non-dairy और पैकेट और पास्ता। ठीक है,
ये हमने बना दिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं हमारे स्टॉक आइटम में सिंगल हो जाएगा, यानी कि स्टॉक आइटम्स हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं, तो इसके बाद एक बिल बनाने के लिए कहा गया है जिसमें घी और कॉर्नफ्लेक्स की बिलिंग बताई गई है। घी का रेट 18% है, कॉर्नफ्लेक्स का रेट 12% है, जैसे कि आपने देखा है। और ये स्टॉक हमने बेंगलुरु के डीलर से लिया है जो कि कैश में ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। सो हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और परचेज पे आते हैं। परचेज में हमने दिया है कैश एंड कैश के बाद ये हो गए बेंगलुरु, इंडिया कर्नाटका रेगुलर, जीएसटीएन नंबर, परचेज, और इसे स्किप कर दें, यानी कि यहाँ पे तो हमें कोई काम नहीं करना है अभी, तो उसे स्किप किया हमने। अभी हमें मिला है घी, घी का हमने 100 पीसेस 500 रुपए के हिसाब से लिया। घी के बाद कॉम्प्लेक्स, हमने किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। अगर आप मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते बिल में और आपका मॉडिफिकेशन एक्टिव है तो आपको सिंपली उसे स्किप कर देना है और कुछ नहीं, यानी कि एंटर करके मूव कर जाइए, एंटर एंड ऑल्ट F1, ऑल्ट F7 प्रेस कर दिया मैंने। कहाँ थे? अकाउंटिंग वाउचर्स, देन परचेज। सो बेसिकली हमने ऑल्ट ए प्रेस किया, ऑल्ट ए प्रेस करके ऑल्ट F1, ठीक है। 9% में 9% चार्ज हो रहा है, 6% में 6% चार्ज हो रहा है, और टोटल मिला के आपको जीएसटी की डिटेल्स बता दी गई कि जीएसटी में किसमें कितना अमाउंट चार्ज हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉम्बो में इस तरह से बिलिंग की जाती है। पहले कॉम्बो बिलिंग का जो पैटर्न होता था वो पैटर्न ये होता था कि जो भी हाईएस्ट रेट होता था उस रेट को अप्लाई कर दिया जाता था। जैसे 906 है तो उसमें 9% का एप्लीकेबल होता था। बट अब क्या हो गया है कि जो स्टॉक जिस रेट से है उसी रेट से हम क्या करेंगे, जीएसटी का पेमेंट कराएंगे। बैक करते हैं और यहाँ पे चार्जिंग दिखा देते हैं। जीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा, चीजें समझ आई होंगी। सिर्फ रेट डिफाइन करना है, टैली ऑटोमेटिकली ले लेगी। और एक जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया कि कंपनी में देंगे पहले आप रेट, फिर स्टॉक ग्रुप पे देंगे, फिर स्टॉक आइटम पे देंगे, फिर अकाउंटिंग ग्रुप पे दे सकते हैं, फिर अकाउंटिंग लेजर्स पे दे सकते हैं, फिर ट्रांजेक्शन पे दे सकते हैं। तो ये पैटर्न इसी तरह से 6 पे 1 का मतलब क्या हो गया कि जो लास्ट रेट होगा ना आपका, फॉलो ये वाला होगा। हाँ, अगर आपने यहाँ इन सब में जितने भी रेट चेंज किए हैं तो जो सबसे लास्ट में ट्रांजेक्शन पे रेट होगा वो फॉलो किया जाएगा। और इसमें से जहां पे भी रेट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे रेट नहीं है, यहाँ पे रेट नहीं है, आपने रेट स्टॉक आइटम पे दिया हुआ है तो स्टॉक आइटम का फॉलो हो गया। कंपनी पे दिया है तो कंपनी का फॉलो हो गया। स्टॉक ग्रुप, कंपनी, स्टॉक आइटम सब पे दिया है तो स्टॉक आइटम का फॉलो हो जाएगा। तो जो सबसे लोवेस्ट वाला कैटेगरी होगा ना, फॉलो हमेशा उसी का हायरार्किकल पैटर्न होता है। नेक्स्ट टॉपिक डालिए जीएसटी रिपोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीएसटी रिपोर्ट्स टॉपिक डालिएगा, जनरेटिंग जीएसटीआर 1 इन टैली। कैसे कल होगा, मतलब जॉब फेयर, जॉब फेयर तो कल होगा, पता हम आ रही हैं, पता नहीं है। लिखना कहाँ से ये समझ लो। ये पूरा लिखना है। जल्दी से टॉपिक डालिए जीएसटीआर 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हमें अब जीएसटी रिपोर्ट को एक्सपोर्टिंग सीखना है। जीएसटी स्टॉक आइटम आपके लिए मेन है, बिना स्टॉक आइटम सबसे लो नहीं। स्टॉक आइटम वो चीज है जो आपके बिल पे दिखती है। बाकी आप ग्रुपिंग कुछ भी करो,
लाइक अगर एक स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है तो उसको हम कई तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं ना, कि उसने पीजीएफए में ही सिर्फ लिया हुआ एडमिशन, कि उसने पीजीएफए के साथ ये भी किया हुआ है, वो अच्छे स्टूडेंट्स में है या खराब स्टूडेंट में, इस तरह के बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। तो ये जो डिवाइडेशन के पैटर्न होते हैं ना, ये सारी कैटेगरीज एंड ग्रुपिंग के ऑप्शन है। अगर सीधा सीधा करोगे तो ग्रुपिंग हो गया, और अगर और कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे जाओगे तो कैटेगरीज हो जाता है। कैरेक्टर्स में कैटेगरी और डायरेक्ट ग्रुप में ग्रुप आता है, यानी हाँ ऐसे ही कुछ। ओके, GSTR1 रिपोर्ट, जैसा कि आपने पहले भी देखा है, GSTR1 एंड GSTR2 दो रिपोर्ट्स होती हैं जो मेन होती हैं। हालांकि जीएसटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आपको एक्सेस करनी है उसमें GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी रिपोर्ट होती है, ठीक है। GSTR1 सेल से रिलेटेड है, GSTR2 परचेज से रिलेटेड है, और GSTR3 भी एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि समेशन होता है GSTR1 एंड GSTR2 का। GSTR1 एंड GSTR2 का डेटा पब्लिशिंग होता है आपका मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है। डेटा पब्लिशिंग किस बेसिस पे होगा GSTR1 एंड 2 का, तो ये मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पे होता है, और ये डिसाइड आप करते हैं कि आप इसे मंथली एक्सेस करना चाहेंगे या क्वार्टरली एक्सेस करना चाहेंगे। बिकॉज आप जब F11 F3 की सेटिंग करते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजेक्शन्स को आप किस बेसिस पे सेटल आउट करेंगे, मंथली या क्वार्टरली, ठीक है। तो वहां पे आप इसका सिलेक्शन दे देते हैं। बाकी 3 भी एक कंबाइंड रिपोर्ट है जिसमें आपकी एनुअल डेटा होता है, मतलब वो एनुअली फाइल की जाती है। स्टार्ट करते हैं हम रिपोर्ट पैटर्न को देखना। जीएसटी में रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद जीएसटी, जीएसटी के स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बाद जीएसटी, और जीएसटीआर की ये 3 रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1 में आएंगे फर्स्ट और 2 में आएंगे। तो डेटा हम एक्सेस करते हैं GSTR1 का। GSTR1 का डेटा पहले तो इसका पीरियड 1 मंथ कर देते हैं, और ये 1 मंथ है 1 अप्रैल से 31 मई, या सॉरी 1 मई, बिकॉज 31 की डेट अप्रैल में होगी नहीं, और ये 31 के अलावा कोई डेट लेगा नहीं लास्ट में, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में अगर मैं अपना डेटा देखूं तो इस ड्यूरेशन में टोटल 11 ट्रांजेक्शंस इस कंपनी में परफॉर्म किए गए हैं। 2 इंक्लूडेड हो गए हैं ऑलरेडी रिटर्न्स में, पहले से 2 इंक्लूडेड हैं जो आपके सामने पब्लिश हो रहे हैं। 6 इसके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो बचे 5। अब 5 में से 2 पब्लिश हो रहे हैं, 3 में प्रॉब्लम है। पब्लिश वो भी हो सकते थे बट 3 में अभी प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम आपको क्या करना है, पहले सॉल्व आउट करना है। अब ये प्रॉब्लम होगी क्या, इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है जीएसटी के नंबर मिसमैच की, वो भी अगर आपने करेक्ट डाला होगा तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब आते हैं जीएसटीआर का नंबर मैच कराने। यहाँ पे जीएसटीआर का नंबर नहीं दिया गया हाईटेक ट्रेडर्स का, हमने डेमो नंबर डाल दिया, यहाँ पे एंटर किया, एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। डेमो डाल के एक्सेप्ट करा दिया। जैसे ही एक्सेप्ट आया कराया, वैसे ही मेरे पास एक की और आ गई यहाँ पे, वो की है एक्सेप्ट जीएसटीआई नंबर। इसे कहते हैं वेरिफिकेशन, यानी कि अगर आपने गलत नंबर डाला है तो आप क्या करिए, उसे वेरीफाई कर दीजिए। हमने इसको वेरीफाई कर दिया। जैसे ही हमने उसको वेरीफाई किया, हमारे पास इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन 3 हो गए, मतलब एक वेरिफिकेशन किया था, इनकरेक्ट था तो उसको सही किया। अब नेक्स्ट आता है अगेन फिर से एनटीएन ट्रेडर्स का भी एक एरर है, इनका जीएसटीएन नंबर फिल तो है बट वो भी वेरीफाई नहीं है, वेरीफाई कर दीजिए। इसी तरह से अगेन इनका नंबर फिर से एक बार वेरीफाई करिए, और यस। तो बस इस तरह की एरर आती है। आपकी जो भी एरर होंगी वो टेबल वाइज एरर में आपको बता दिया जाएगा,
और इस तरह से मेरे 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे पब्लिश कर दिए गए। अब इसमें 4 ट्रांजेक्शन मेरे सेल्स के थे और एक ट्रांजेक्शन मेरा सेल रिटर्न का था। क्लियर होगा? 4 ट्रांजेक्शन सेल्स के और एक हमारा सेल्स रिटर्न का। ये ट्रांजेक्शन आपके सामने है। ऑल टाइप 1 करेंगे तो आपको डिटेल्स में दिखा दिया जाएगा कि टैक्सेबल कितना था आपका, अभी रिवर्स चार्ज या इस तरह की कोई सप्लाईज आपने नहीं की है, कैश क्रेडिट और इस तरह के ऑप्शन है। इन रिपोर्ट्स को हम नेक्स्ट डे एक्सपोर्ट करना भी देखेंगे कि अगर जीएसटी के रिपोर्ट को हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या चेंजेस हैं नॉर्मल एक्सपोर्टिंग और जीएसटी रिपोर्ट एक्सपोर्टिंग में, बिकॉज पोर्टल पे ये रिपोर्ट अपलोड भी हो सकती है। फिलहाल जीएसटीआर 1 हो गया। सेम वे में जीएसटीआर 2 को एक्सेस करेंगे। डेट आपको हर बार चेंज करनी होगी। जिस ड्यूरेशन का डेटा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उस ड्यूरेशन को आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ये आ गया आपका जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 जिसमें परचेज का डेटा है, इसमें किसी भी तरह की इनकम्प्लीट की वर्किंग नहीं आती है। ठीक है, अगर आपने बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं की है तो ये जीएसटीआर 2 ऑलवेज इजीली पब्लिश हो जाता है, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है। जीएसटीआर 2 का रोल क्या है? यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो है आपका आईटीसी। मतलब ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि 4,12,200 रुपए का हमें क्या दिया गया है, आईटीसी दिया गया है। इसी तरह से हमें पेमेंट में दिखाया गया था कि आपको 2,76,948 रुपीज का पेमेंट करना है। अब मुझे 4 लाख रुपीज की क्रेडिट मिली हुई है जिसमें पेमेंट मुझे 2 लाख का करने के लिए कहा जा रहा था, मतलब हमें कोई पेमेंट नहीं करना है। अभी 4 लाख रुपए का पूरा डिस्काउंट रखा हुआ मेरे पास, हम ये 2,76,000 रुपीज उसी में से माइनस कर देंगे। तो जाहिर सी बात है अभी जैसा कि रिपोर्ट बता रही है हमें कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर मुझे इस पूरे डेटा को एक साथ देखना है तो मेरे पास है जीएसटीआर 3B। 3B एक एनुअल फाइल की जाने वाली रिपोर्ट है जो कि हर कंपनी को फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पे फाइल करना होता है। ठीक है, जीएसटीआर 3B में ट्रांजेक्शन को एक्सेस करने के लिए हम पीरियड फिल कर देते हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 मई का। ओके, इसमें एक इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है जिस ट्रांजेक्शन में हमें बताया गया कि एक कैश ट्रांजेक्शन हुआ था घी पे जो कि टैक्सेबल टाइप का था और इसकी अमाउंट मैच नहीं हुई है। तो इसकी अमाउंट हमने रखी थी बेस्ड ऑन वैल्यू, रेट हमने दिया था 12% का। ठीक है, और ऑल डे से हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं, बैक कर देंगे। सारे कॉन्फ्लिक्ट हमारे सॉल्व हो गए हैं और अब हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा आया है। इस डेटा को अगर हम देखें तो हमारे पास जो आउटवर्ड सप्लाईज की टैक्स वैल्यू थी, आउटवर्ड सप्लाई की जो टैक्स वैल्यू थी उसके बेसिस पे ये पेमेंट हमारा बना था, और जो हमने इनवर्ड सप्लाई दिया हुआ है एलिजिबल टू आईटीसी है वो ये वैल्यू है। ठीक है, इसमें ऑटो जो आपके जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन थे, क्रेडिट था, डेबिट था, वो सारी चीजें माइनस करके ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसी रिपोर्ट को और डिटेल में हम नेक्स्ट डे एक्सेस करेंगे जिसमें इसकी कॉलम रिपोर्ट फाइंड आउट करेंगे। कॉलम रिपोर्ट का मीन्स होता है कि जीएसटी के हर टाइप को अलग अलग एक्सेस करना। अभी तक आपने रिपोर्टिंग में टोटालिटी बेसिस पे देखा है, अब हम पहले रिपोर्ट को पूरी तरह से क्लासिफाई कर देंगे। क्लासिफाई कहाँ करेंगे? जीएसटी में आईजीएसटी कितना आया, एस कितना आया, सी कितना आया, फिर उसका एक एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट करने के बाद पेमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे की क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिएगा कोई भी। सैटरडे है ना इसके बाद। ओके, अभी स्टार्ट करना है आपका एबीटीटी मॉड्यूल, और मैंने आप सभी से कहा था सिनेरियो